संसद तथा कानूनों का निर्माण। अध्याय 3, उसमें हमें संसद क्यों चाहिए। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वह तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी और इस तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था और वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अभी औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना भी करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली और राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में मतलब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी भी दी। अभी हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों ने न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था सबको और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अभी आगे क्या हुआ देखते हैं। अभी हम लोग एक चित्र देख रहे हैं कि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना नाम उस वोटिंग लिस्ट में यानी मतदार की यादी में देख रही है। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर ही राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी और इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस एक रूप ग्रहण कर लिया।
और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क अधिमताधिकार के सिद्धांत को अपनाया था। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। मतलब वोट इधर देते हैं, इधर हमें साई लगाई जाती है, जबकि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने वोट किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।